करते हैं धर्मेंद्र बिलोटिया की। अरे यार, यहाँ का रोड कितना मजबूत है। छतरी तो बोला था, मैंने सटोरिया भी बोला था। हमारे यहाँ का तो इतना बेकार है कि रोड बनने के 1 महीना बाद तो पूरा रोड खुद जा। मेरे वतन का मजाक उड़ाया जाएगा तो ये प्रियंका हर बार बोलेगी, बार बार बोलेगी और अपने जीवन की अंतिम सांस तक बोलती है कि धूल कितनी भी आसमान में उड़ जाएगी ना, आसमान गंदा नहीं कर पाएगी, कितना भी ऊंची जाए। संस्कार बहुत अच्छे दिए थे, कई बार माता पिता देना बहुत अच्छा चाहते हैं पर बच्चे अच्छा गेन नहीं कर पाते। नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स पर डीआरटी अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, मैं आपको बताऊंगा, आपको मिलाता हूं मैं। आपने दिल्ली में नाम सुना होगा या पूरे भारत में नाम सुना होगा आपने प्रियंका गांधी का, एक बड़ी पर्सनालिटी है, आपने देखा होगा। दूसरा नाम आपने सुना होगा प्रियंका चोपड़ा का। पर हमारे इंदौर में अभी कुछ समय पहले ही इंदौर प्रेस क्लब चुनाव हुआ है और हमारे साथ है, मैं आपको परिचय करा देता हूँ, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हैं प्रियंका पांडे जी, और प्रियंका पांडे जी का मैं आपको परिचय करा दूं। प्रियंका पांडे इंदौर प्रेस क्लब की उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में प्रथम महिला उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान परिदृश्य के अंदर अपनी भूमिका पत्रकारिता में निभा रही हैं। और सीधे आइए आपको मिलाता हूँ, औपचारिक मुलाकात नहीं, अनौपचारिक मुलाकात या औपचारिक मुलाकात, कुछ भी समझे हम इसको। प्रियंका पांडे जी हमारे साथ। आपके समस्त दर्शकों को मेरी ओर से वंदे मातरम। पहले तो एक विषय आपके परिचय के स्वरूप में कि आपको स्वयं को पहली बार उपाध्यक्ष बनकर कैसा लगा? आप इंदौर प्रेस क्लब उपाध्यक्ष बनी, पहली महिला उपाध्यक्ष, कैसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दायित्व का पैमाना महिला या पुरुष हो ही नहीं सकता। एक दायित्व, एक जिम्मेदारी है और एक चुनौती भी है। और जिस वक्त अर्पण जी मैं इलेक्शन में थी, उस वक्त चुनाव जीतना या हारना मेरे जहन में भगवती कृपा से था ही नहीं। मुझे ये था कि मुझे पत्रकारों का दिल जीतना है, क्योंकि बहुत लंबा कोई करियर, कोई सफर नहीं, कोई बहुत लंबा जो है अनुभव नहीं, पर एक जज्बा है कुछ अच्छा करने का। तो एक शुद्ध नीयत, एक अच्छी नीयत के साथ मैं चुनावी रणभूमि में थी और मेरा अपना एक विजन था, हमारी पूरी टीम का तो एक विजन था ही सही, पर सभी को साथ लेकर के चलने का, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई मजहब, ना कोई जात, हर पत्रकार के लिए मजबूत हो प्रेस क्लब की आवाज। इस मंसूबों के साथ हम चुनावी रणभूमि में थे और ईश्वर की कृपा और साथ ही बोलेंगे कि समस्त पत्रकार साथियों का भरपूर समर्थन, पूरा विश्वास मिला, जिसका प्रतिफल आप सभी के सामने रहा कि इंदौर प्रेस क्लब में मां सरस्वती समूह के सारे ही खिलाड़ी जो हैं वो विजेता हुए। एक कार्यकारिणी मेंबर हमारे हार गए थे, पर वो भी हमारे साथ है, हमारा हिस्सा है वो, और हम सभी चुनाव जीते, अच्छे वोटों से चुनाव जीते। तो अच्छी नीयत होगी, अच्छी नीयत के साथ अगर कोई युद्ध लड़ा जाएगा, मैदान में रहेंगे तो जीत जरूर होगी। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये पत्रकारिता की जो जर्नी रही पिछले 12-13 वर्षों की आपकी, और यहाँ तक पहुँचना, एक उपाध्यक्ष के पद तक पहुँचना, आपको क्या लगता है कि कहीं ये चीजें मन में रही हैं आपके कि मैं एक महिला हूँ, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या ये बात रही हो, या पत्रकारिता का क्या संघर्ष रहा? कुछ छोटे में आप बिल्कुल बताइएगा। अपनी 12 साल की जर्नी को शॉर्ट में करके अगर बताना चाहूंगी तो मैं नागदा की पगडंडियों से निकल करके इंदौर में आई थी। अच्छा, और जी, मैं नागदा की रहने वाली हूँ और माँ चामुंडा की वो नगरी है, और वहाँ की पगडंडियों से निकल कर मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। और मान सिंह परमार साहब हमारे एचओडी थे, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। और स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में मैंने जब दाखिला लिया तो आप सभी को बताते हुए हर्ष महसूस होगा मुझे कि शुरुआती 2-4-5 महीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एसजेएमसी की 4 दीवारियां मुझे पत्रकार नहीं बना पाएंगी। तो मैंने जो है विपुल समाचार से अपनी जर्नी शुरू की और मैं थोड़ा बहुत लिखने लग गई वहां जा करके। थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता था, 4 बजे तक अपना कॉलेज अटेंड करती थी और 4 बजे मैं बवर कुआं से बस लेती थी और विपुल समाचार के दफ्तर जाती थी, और वहां मैं समझती थी कि खबरें लिखी कैसे जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्रकार के लिए किताबी ज्ञान तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, पर साथ में प्रैक्टिकल अनुभव बहुत जरूरी है, क्योंकि खबरें अपने आप में बहुत विराट स्वरूप है और हर खबर का अपना एक दायरा है, अपने शब्द है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया और उसी दौरान मैंने रेड टीवी भी ज्वाइन किया, वहाँ भी मैंने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया। तकरीबन 6 महीने लगातार मैं यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज पूरा करने के बाद रेड टीवी में अपनी भूमिका अदा करने के लिए आती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उस चैनल की कभी संपादक बन पाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शहर मुझे इतना प्यार देगा कि मैं कभी इंदौर प्रेस क्लब की उपाध्यक्ष बन पाऊंगी। ऐसा नहीं बोल सकती, मेरे सपने बहुत ऊंचे हैं और मैं हमेशा अपने परिवार से ये बोलती आई हूँ, अपने दोस्तों से बोलती आई हूँ कि मेरा जन्म एक बहुत विशेष काम के लिए हुआ है। मैं अपने आप को वास्तव में बहुत विशेष मानती हूँ
और बहुत विशेष करना चाहती हूँ। ये तो शायद मेरे जीवन की पहली सीढ़ी भी नहीं मानती मैं अर्पण जी। इंदौर प्रेस क्लब की उपाध्यक्ष होना मेरे लिए गर्व का विषय है, परंतु बहुत कुछ करना है अभी आपके आशीर्वाद से। पहले की प्रियंका में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी और आज की प्रियंका में क्या अंतर दिखाई देता है? नहीं, वही अर्पण मौला अंदाज है मेरा, वही उत्साह है। मुझे रात में 3 बजे चंदन नगर में खड़े होकर रिपोर्टिंग करने में भी कोई खौफ महसूस नहीं होता, और मुझे आज भी किसी भी क्षेत्र में काम करने में खौफ महसूस नहीं होता कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। मैंने जब घर से निकल के पत्रकारिता करना शुरू की तो अपने अंदर की लड़की को घर पर ही छोड़ कर रखी मैंने, क्योंकि अगर हम महिला और पुरुष के बंधनों में बंद करके पत्रकार बनने निकलेंगे तो शायद वो बहुत मुश्किल होगा। चुनौतियां सभी के लिए एक समान है। मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा मुकाबला हमेशा एक पुरुष से हो और मैं किले से किला लड़ाऊं और भगवती कृपा से हमेशा फतह मेरी हो। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज के परिदृश्य में आप मीडिया को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि मीडिया की जो अपनी भूमिका है, अगर इंदौर शहर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, इंदौर शहर भी पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है कि इंदौर की पत्रकारिता एक संभ्रांत पत्रकारिता मानी जाती है, गहराई वाली पत्रकारिता माना जाती है। ऐसे शहर में काम करके आप सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद आप रेड टीवी से जुड़ी हैं, संपादक हैं, आप पूरा चैनल रन करती हैं, उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे आई, और सोशल मीडिया पे आने के बाद कैसा अनुभव रहा आपका ये मीडिया और सोशल मीडिया के बीच का? इसको कैसे बांटती हैं दोनों को? सभी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं अर्पण जी। अगर हम चैनल की बात करते हैं, न्यूज की बात करते हैं, तो जब हम सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो दायरा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम वहां भी जुड़ जाते हैं जहां लोग हमें सीधे नहीं देख पाते। जब मेरी अगर बात या अन्य किसी की भी आप बात करें जो किसी भी अखबार में लिखता है या किसी भी चैनल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो जब तक वो चैनल तक सीमित रहता है तो साधन सीमित हो जाता है। पर जब सोशल मीडिया पर हम आते हैं तो हमें देश विदेशों तक देखा जाता है। कई बार हमारे कोई एक कंटेंट इतना हाईली रिच उसका हो जाता है कि वो 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो अपनी अपनी चुनौतियां हैं, बशर्ते ये है कि विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए आपके कंटेंट की। आप जो भी बोल रहे हैं वो डंके की चोट पर आंख से आंख मिला करके सच बोलिए, पूरे प्रूफ के साथ बोलिए। चाहे आप सोशल मीडिया में वर्क कर रहे हो, चाहे आप किसी चैनल से जुड़े हुए हो, चाहे आप अखबार में लिख रहे हो, क्योंकि एक पत्रकार की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी विश्वसनीयता। जहां आपकी खबर गलत साबित हो जाएगी, न केवल आपसे आपके दर्शक टूट जाएंगे, आपसे आपको देखने वाले लोग टूट जाएंगे, और एक सेट हो जाएगा आपके लिए कि ये जो है गलत कंटेंट परोसने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज है, और जो कमाना बहुत मुश्किल है। आपने अभी एक शब्द बोला, सबसे बड़ा शब्द वो था कि 50 लाख या 1 करोड़ व्यूज। तो ताजा एक मामला उठा लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहले मुद्दे पे नहीं है, आप सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं धर्मेंद्र बिलोटिया की। एक ऐसा शख्स जिसके साथ अभी आपका सोशल मीडिया एक विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है, और इसको थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से भी समझाइएगा, क्या ये मीडिया या सोशल मीडिया के बीच का जो गैप है ये उसकी लड़ाई है, या ये केवल सोशल मीडिया पे व्यूज अगर वो बना रहा है उसको आ रहा है, या हमको व्यूज आ रहा है, तो ये उसकी लड़ाई है, उस व्यूज की लड़ाई है, या एथिक्स की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है, पत्रकारिता की लड़ाई है? इन दोनों को थोड़ा पार्ट के बताइए, क्योंकि आप दोनों साइमल्टेनियसली चला रही हैं, सोशल मीडिया भी और मीडिया में भूमिका अदा कर रही है, इसको थोड़ा समझिए। क्योंकि आपने धर्मेंद्र बिलोटिया के कंटेंट की बात की, सबसे पहले कंटेंट की मैं बात कर लेती हूँ। व्यूज और फॉलोवर्स और ये इसलिए मायने नहीं रखते क्योंकि मेरा व्यक्तित्व वो है कि मैं उस शख्स को फॉलो करती हूँ जिसे पूरा दुनिया फॉलो करता है। तो मैं भगवती की उपासक हूँ, मैंने कभी किसी को फॉलो करने में बहुत ज्यादा यकीन किया नहीं। और बात हो रही धर्मेंद्र बिलोटिया की, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन अगर विदेश में जाकर के वतन परस्ती होगी, मेरे वतन का मजाक उड़ाया जाएगा, मेरे हिंदुस्तान पर उंगली उठाई जाएगी, मेरे हिंदुस्तान को एक करप्ट देश बताया जाएगा, तो ये प्रियंका हर बार बोलेगी, बार बार बोलेगी, और अपने जीवन की अंतिम सांस तक बोलती जाएगी। मेरा सबसे पहला जो विरोध था वो ये था कि आलोचनाएं बर्दाश्त करना भी सीखिए। मेरे देश का एक लंबा संघर्ष है ना। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। हमने मुगलों का शासन बर्दाश्त किया है, हमने अंग्रेजों के कोड़े बर्दाश्त किए हैं, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, हमने भुखमरी बर्दाश्त की है, हमने अमेरिका से लिया हुआ वो लाल गेहूं खाया है अर्पण जी, जो गाय ढोल भी नहीं खाते, हम नहीं खिलाते हैं उनको, पर हमने वो उधार लिया है। हमारे देश ने जातिवाद सहा और आज भी सह रहा है। हमारे देश को विरासत में मिला पाकिस्तान, देश का विभाजन हमको मिला। तो इस देश ने बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी टीआरपी के लिए, एक छोटी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लालच में
धर्मेंद्र बिलोटिया ने दुबई में जाकर के, चलिए मान लीजिए देश की सड़क बोला, अगर वो ये कहते कि इंदौर की सड़कें, तो आप और हम लगातार हम कंटेंट दिखा रहे हैं कि वास्तव में जितनी मुन्नी बदनाम नहीं, उससे ज्यादा तो इंदौर की सड़कें बदनाम हुई, हमने खुद ने कई बार दिखाया। पर शब्द इस्तेमाल किया गया मेरे देश की सड़कें, तो उस देश में सारे राज्य आते हैं। ये देश इंदौर डिसाइड नहीं करेगा, ये देश मध्य प्रदेश डिसाइड नहीं करेगा, इस देश के बहुत व्यापक स्तर है। बिल्कुल। तो भारत को आप एक इंदौर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मेरी पहली आपत्ति वही नहीं, मेरा मूल प्रश्न ये था कि सोशल मीडिया और मीडिया, क्योंकि अब हम इस दौर में जी रहे हैं, मीडिया के इस दौर में जी रहे हैं जहां हमें सोशल मीडिया का भी उपयोग करना पड़ता है। कि आज का जो समय है वो सोशल मीडिया के उपयोग का समय है, और सबसे बड़ा विषय ये आता है कि सोशल मीडिया के उपयोग के साथ साथ मीडिया की एक अपनी सीमा है, सोशल मीडिया की कोई सीमा नहीं है। आज की स्थिति में अगर इंस्टाग्राम को देखें, फेसबुक को देखें, मेटा के अदर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर उनको देखें, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास मीडिया में और सोशल मीडिया में एक बड़ा पार्ट खड़ा हो गया है। आज आपसे ये कहना चाहूंगी कि पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर के बीच में कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नैतिक मूल्यों की बात होती है जब पत्रकारिता की बात होती है। सोशल मीडिया पर कोई नैतिक मूल्य है ही नहीं। आप इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट उठा करके देखेंगे तो आपको नैतिकता नजर नहीं आएगी, और आप पत्रकारों का कंटेंट उठा के देखेंगे तो आपको उसमें नैतिकता भी समझ में आएगी, जिम्मेदारियां भी समझ में आएंगी, संघर्ष भी समझ में आएगा, सारी चीजें नजर आएंगी। जब एक चैनल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जब कोई अखबार निकलता है, तो आप देखना उसके साथ एक जिम्मेदारी होती है, समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, देश के प्रति जिम्मेदारी होती है। सोशल मीडिया पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप मजाक की आड़ में कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ जायज है। तो पत्रकारों के लिए एक जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया पर कोई जिम्मेदारी नहीं। जब नहीं आप जब खुद बोलती हैं जब सोशल मीडिया पर, तो क्या पत्रकारिता की उस अस्मिता को साथ में लेके बोलने का प्रयास करती हैं, या फिर सोशल मीडिया की तरह बोलने का प्रयास किया जाता है? यही प्रयास रहता है। जितना भी कंटेंट आप, अगर शायद आप कभी, मेरा ये खुशनसीबी होगी अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे, यदि कभी आपने मेरा कंटेंट देखा होगा, तो हमारे द्वारा दिखाए जाने वाले किसी भी कंटेंट में कभी भी किसी जाति, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना, सभी एक बराबर है, किसी जात का मजाक नहीं उड़ाना, सबका अपना संघर्ष है। तो किसी को टारगेट नहीं करना होता है। पर अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक बार भी, और आप धर्मेंद्र बिलोटिया की चूंकि बात कर रहे हैं, जिस एक शब्द से उस व्यक्ति को बहुत चुभ गया एकदम से, छपरी क्यों बोल दिया, तो धर्मेंद्र बिलोटिया की एक बार उठा करके प्रोफाइल तो देखिए ना जनाब, देखिए ना, आपको नहीं लगता? मेरा मूल प्रश्न ये है कि पत्रकारिता की अस्मिता की जब मैंने बात करी, तो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया में जब भी कोई पत्रकार होगा तो वो पत्रकारिता की अस्मिता को बरकरार रखेगा, कभी भी बेइज्जत नहीं करेगा, उसके शब्दों की अपनी मर्यादा होगी, वो मजाक भी उड़ाएगा तो तरीके से उड़ाएगा। जी, छपरी शब्द गाली नहीं है। हाँ। छपरी व्यक्तित्व को बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, उसका कंटेंट जैसा है, फिर बोल रहे हैं जी मस्करीबाज जी। तो मस्करी इन द सेंस ये कि आप जितना भी कंटेंट बना रहे हो, आप रोस्ट करने के लिए मजाक के अंदाज में, जैसे कि हमने कंटेंट बनाया तो धर्मेंद्र बिलोटिया का ये कहना था कि मैंने मस्ती किया, मैंने मजाक किया। आप मजाक करिए ना जनाब, लेकिन मजाक का भी अपना सिद्धांत, एक दायरा होना चाहिए। आपका वो दायरा है ही नहीं आपके किसी भी कंटेंट में। आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, आपका कहना है कि रावण को हर साल नहीं जलाना चाहिए, रावण ने गलती एक बार की थी सीता जी का हरण करके, तो आपको हिंदू रीति रिवाजों से दिक्कत है। आप दीपावली पर एक कंटेंट आप उनका देखेंगे धर्मेंद्र बिलोटिया का, तो वो पिताजी बोलते हैं कि फटाके लिया और दिवाली है, फुलझड़ी भी लेते आना, तो साथ में एक लड़की लेकर के आता है, बोलता फटाके ये है और फुलझड़ी ये लड़की है। तो यहाँ दीपोत्सव का महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। एक कंटेंट आप ये भी देखेंगे कि असम की कोई लड़की ने पोर्न इंडस्ट्री जाकर के बाहर ज्वाइन की है, तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, महिलाओं ने बहुत नाम ऊंचा कर दिया। महिलाओं को कोट करिएगा ना जनाब, तो हर बार ये प्रियंका पांडे बोलेगी, कोई बोले ना बोले, ये जमीन जिंदा रहेगा, कोई तो बोलेगा। क्या शुरुआत हुई थी धर्मेंद्र बिलोटिया से? ये जब रील आपने देखी थी, जब दुबई में बनाई, तो शुरुआत क्या हुई? आपको क्या लगा कि ये मुझे इस पर कंटेंट बनाना चाहिए? ऐसा मुझे थोड़ा सा आपत्तिजनक लगा उस रील के अंदर? मुझे बुरा लगा। क्या होता है कि आपका चश्मा सही और मेरा भी चश्मा सही हो, ये हो नहीं सकता। हर व्यक्ति का अपना नजरिया है, हर व्यक्ति के अपने सोच का दायरा है। धर्मेंद्र बिलोटिया की नजर से जो मजाक था, वो मेरी नजर से सीरियसनेस था, क्योंकि मैंने आपसे दोहराया ना कि मुझे पता है कि किस संघर्षों के सांचे में ढला हुआ ये भारतवर्ष है। इस भारत में क्या सहा है वो हम जानते हैं। और आप दुबई से कंपेयर करिएगा जनाब, वहां पर सोशल मीडिया वाले लोग इतना बोल नहीं पाते हैं। वहां पर है ना, वहां कानून है, और वहां के कानून के पेच इतने टाइट हैं
कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, आप प्रशासन की आलोचना करते हैं ना, तो जुर्माना भी भुगतिए और जेल भी जाइए। और वहीं अगर आप भारत की बात करेंगे तो यहाँ आप चौराहे पर खड़े होकर के देश के प्रधान नेतृत्व को भी गाली पर ये देंगे। तो मानते होंगे ना कि सोशल मीडिया का इतना योगदान है कि नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति खड़ी हो गई। और आज अगर सरकार की आलोचना करना पत्रकार का भी मूल कर्तव्य बनता है। अगर आज वो धर्मेंद्र बिलोटिया ने करा तो फिर क्या लगता है आपको कि नहीं सरकार की आलोचना अच्छी बात है देश के भीतर रहकर। आप बाहरी देश में जा रहे हैं, या तो इंटरनेशनल फंडिंग हुई कि करिए आप, क्योंकि फॉलोवर बढ़ेंगे। जब आप आप कभी भी देखिएगा, आप स्वयं भी अगर जाएंगे किसी विदेशी देश में और अगर आप जाकर के देश के खिलाफ कोई भी कंटेंट बनाएंगे, वो वायरल भी होगा और आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे। तो भारत के चाहने वाले बहुत है जनाब। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, भारत के चाहने वाले बहुत हैं, पर नेपाल में जो क्रांति खड़ी हुई वो सोशल मीडिया के द्वारा हुई क्रांति खड़ी। आज अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अगर बात करें तो उतनी ही गंभीरता के साथ आप देखेंगे कि अगर बाकी मेन स्ट्रीम चैनल की अगर बात करते हैं, जो इंडिया लेवल पे जितने चैनल चलते हैं राष्ट्रीय लेवल पे, वो अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो सोशल मीडिया पे सारे चैनल्स आज की तारीख में सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। आप बड़े जितने भी चैनल्स को देखेंगे वो भी है, जितने बड़े अखबार को देखेंगे वो भी है। सोशल मीडिया का मतलब ये छपरीबाज इन्फ्लुएंसर से मत निकालिए आप। सोशल मीडिया का दायरा जो है वो ये फिक्स नहीं करेंगे। सोशल मीडिया कंटेंट हर अखबार हर चैनल दे रहा है, जिसका जितना डेसिमल का ताकत है वो उतनी ताकत से दिखा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि चैनल देखा नहीं देगा। हम आधुनिकता के युग में हम चैनल ऑन नहीं कर रहे, लेकिन हम मोबाइल चला रहे हैं, तो कंटेंट तो हमें मिल रहा है। कंटेंट जो है वो चैनल से कनेक्टेड ही है, कंटेंट जो है वो अखबार से कनेक्टेड ही है, और हमारी ताकत बढ़ रही है सोशल मीडिया से। लेकिन इसका यूज और मिसयूज तो समझिए। नहीं, यूज और मिसयूज की अगर बात आएगी तो एक तरफ न्यूज और एक तरफ व्यूज है। हाँ, तो एक तरफ न्यूज है और एक तरफ व्यूज है। सोशल मीडिया पे व्यूज का खेल है और इधर न्यूज का खेल है। नहीं, तो अगर कोई चैनल नहीं सर, अगर चैनल दिखाएगा ना तो वहां भी व्यूज के पीछे नहीं भागेगा, वहां भी न्यूज दिखाएगा। आप कितने भी बड़े से बड़े चैनल्स की बात करेंगे, आज तक की बात करेंगे, रिपब्लिक की बात करेंगे, एनडीटीवी की बात करेंगे, दैनिक भास्कर की बात करेंगे, आपको वही शॉर्ट फॉर्म में दैनिक भास्कर के पोर्टल पे खबर दिखेगी और वही आपको बड़े फॉर्मेट में जो है अगले दिन अखबार में खबर नजर आएगी। तो यहाँ व्यूज का खेल नहीं है सर। मैंने आपको फिर बोला कि जब कोई कंटेंट किसी चैनल या किसी अखबार के द्वारा सोशल मीडिया पर आएगा तो विश्वसनीयता होगी उसकी, पर एक इन्फ्लुएंसर दिखाएगा तो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर अगर देश के लिए या कोई इंगित करते हुए या हमारे राजनीतिक परिपाटी या राजनेताओं पर अगर प्रश्न खड़ा करते हुए अगर मान लो अगर किसी ने बनाया, फॉर एग्जांपल अपन धर्मेंद्र बिलोटिया को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, कई लोग बना रहे हैं, मतलब ये अकेला धर्मेंद्र बिलोटिया की बात नहीं की जाए, कई लोग हैं जो राजनेताओं के खिलाफ और वर्तमान व्यवस्थाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पे खुल के बोलते हैं, कई बार तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कई देशों से और उस पे बोलते हैं, आते हैं सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं और बोलते हैं। तो क्या ये गलत है इस तरह से करना सोशल मीडिया पर? नहीं, आप करिए ना, देश के भीतर रहकर करिए। क्या है, मैंने क्या बोला कि हर व्यक्ति को बुरा लगे जरूरी नहीं, हर व्यक्ति में प्रियंका पांडे नहीं हो सकती। मुझे बुरा लगा, मैंने क्या बोला कि हर व्यक्ति का अपना सोच, अपना दायरा, अपने विचार, अपना नजरिया। मुझे वो बुरा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप दुबई में जाकर के मत बोलिए। दुबई की हकीकत हम जानते हैं बहुत अच्छे से। आपने तो जाके बता दिया कि भारत कैसा है, और हम भी जानते हैं। दुबई में रहने वाले लोगों से एक बार पूछे ना जनाब कि दुबई कैसा है। तो हर देश में कहीं बहुत सारे छेद हैं। आपने वहां जाके यहाँ के तो बता दिए, वहां के लोग यहाँ आके नहीं बता सकते। पूछिए क्यों? कारण ये है कि सोशल मीडिया का वहाँ दायरा बहुत भयानक है, वहाँ दंडात्मक कार्रवाई बहुत भयानक है। यहाँ तो राइट टू स्पीच का जिस प्रकार से चीरहरण होता है ना, वैसा वहाँ विदेशों में कहीं भी नहीं होता। मैंने आपको बोला ना, आप यहाँ राइट टू स्पीच के नाम पर कुछ भी बोल सकते हैं, अंतर्गत किसी भी देश में जाकर के बोल सकते हैं। पर आप अगर दुबई की और उससे जुड़े हुए अन्य देशों की बात करेंगे ना, तो वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ तो ठोका जाएगा अच्छे से। देखें, अगर अपन उस पर्टिकुलर जिस रील के खिलाफ आपने कंटेंट बनाया या रील बनाई, तो अगर उसकी अगर बात करें तो उस पर कई पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं युवाओं के, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हाँ आपने राजनेताओं की पोल खोल दी, वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ बोला, या इस तरह के कमेंट देखने को मिलते हैं। तो फिर वो क्या है, वो लोग कौन है जो वो कमेंट कर रहे हैं या वो रील्स को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग कौन है फिर? वो उनके फॉलोवर्स हैं। हर व्यक्ति का अपना नजरिया है ना। इसी देश में कुछ लोग सीता जी को पूजते हैं, इसी देश में कुछ लोगों को लगता है कि सीता जी बेवकूफ थी, समझ रहे हैं। इसी देश में राम जी को पूजा जाता है, इसी देश में राम जी का क्रिटिसिज्म भी है, इसी देश में कृष्ण जी को पूजा जाता है, इसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण जी के भी कैरेक्टर पर सवाल उठा देते हैं। तो हम तो ऐसे देश में हैं जहाँ महाराणा प्रताप को नहीं छोड़ा गया, जहाँ छत्रपति शिवाजी को नहीं छोड़ा गया। तो ये राजनेताओं का कोई झंडा नहीं बुलंद कर रहा है यहाँ। किसी प्रियंका पांडे या किसी पत्रकार का ये एजेंडा कभी नहीं होगा कि किसी नेता का झंडा उठाया जाए, और कभी इतने बुरे दिन भी नहीं आएंगे कि किसी नेता का झंडा उठाना पड़े।
पर बात सिर्फ इतनी सी है फिर घूम फिर करके कि वतन परस्ती मत करो। जिस देश में खा रहे हो नेता भ्रष्टाचारी है तो फोटो खिंचवाने में क्यों मजा आता है? बोलना चाहिए ना कि मोहन यादव जी मैं आपके बगल में नहीं खड़ा आऊंगा क्योंकि आप तो भ्रष्टाचारी हैं। बोलना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को कि आपके बगल में धर्मेंद्र बिलोटिया नहीं खड़ा होगा बगल में, मत आइए आप हमारे राजगढ़ में क्योंकि आप तो भ्रष्ट हैं। आंख से आंख मिला करके डंके की चोट पर सच बोलना सीखिए ना। ये रोस्ट आपको अगर दूसरों को रोस्ट करना अच्छा लगता है तो रोस्ट होने के लिए अपना हाजमा मजबूत रखिए जनाब, है ना। आप पत्थर फेंकिएगा ना तो एक आध बार पलटवार भी होइएगा, आप उसके लिए तैयार रहिए कि आपके खिलाफ भी कोई बोल सकता है। आप कहीं के बहुत बड़े 30 मार खा नहीं हो गए कि आप इस देश को चलाएंगे, चाहे जिसका मजाक उड़ावेंगे, लड़कियों को फुलझड़ी बोल देंगे, रावण के लिए आपके मन में सांत्वना है, सद्भाव है, आपको रावण बहुत अच्छा लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता। पलटवार तो करा, धर्मेंद्र ने भी करा पलटवार, आपने भी करा पलटवार। उनका नैतिक दायरा अलग है, उनके शब्द अलग है, मेरे शब्द अलग है। मैं हमेशा मर्यादाओं में रहकर बात करूंगी। छपरी उनको भद्दी गाली लगी पर जो उन्होंने बदले में बोला, शायद अगर आप उस कंटेंट को सुनेंगे तो आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि प्रियंका पांडे ने कहीं भी मर्यादा नहीं खोई। पर धर्मेंद्र बिलोटिया के बनाए हुए कंटेंट, या यूं कहें कि धर्मेंद्र बिलोटिया द्वारा बनाया गया कंटेंट जितना भी जिन लोगों को परोसा गया, दोनों की भाषाई मर्यादा ये राजगढ़ वाला विषय जो आपने अभी निकाला था, कि मारो राजगढ़ करके जो एक चैनल है उसमें वो जो एंकर हैं उन्होंने कुछ अलग ही कंटेंट देखा, उन्होंने तो कुछ अलग ही कंटेंट अर्पण जी तैयार किया। जो भद्दी गालियां मैं भी ढूंढ रही हूँ कि वो भद्दी गालियां हैं कहाँ। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान की पूरी आवाम से पूछना चाहती हूँ कि छपरी का हिंदी में मीनिंग निकाल करके कौन सी गाली होगी, कार्टून नेटवर्क का हिंदी पे निकाल करके कौन सी गाली होगी, मस्करीबाज का हिंदी रूपांतरण कौन सी गाली होगी। मैंने नहीं बोला, ना मैंने शक्ल को बोला, ना जात पात को बोला, ना उनके पहनावे को लेकर के बोला। इसके ठीक विपरीत अपने संस्कारों का परिचय दिया गया। धर्मेंद्र बिलोटिया ने जो बताया उसमें बता दिया, धर्मेंद्र बिलोटिया ने जो वीडियो बनाया उसमें समझ में आया कि माताजी ने संस्कार बहुत अच्छे दिए थे। कई बार माता पिता देना बहुत अच्छा चाहते हैं पर बच्चे अच्छा गेन नहीं कर पाते। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आपकी माताजी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, वो बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। पर बोलते हैं ना कि शिष्य बहुत सारे होते हैं, गुरु वही होता है, कोई एक ही होता है जो अर्जुन निकलता है, बाकी सब जो है वो। आपकी रील पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हो और जो आपने पढ़ा हो? बहुत सारे हैं सर, पर मुझे ऐसा लगता है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन में सिखाया था कि निंदक नियरे राखिए। तो निंदा अच्छी है सर, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देती भी नहीं हूँ और देना चाहिए भी नहीं। जब भी हम जीवन में घर से कुछ बेहतर और बेहतरीन करने के लिए निकलते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि परायों के साथ साथ हमारे अपनों के हाथ भी हमें पीछे खींचने के लिए होंगे। तो उस कमेंट में हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे बहुत ज्यादा चाहने वाले भी होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोलूंगी कि वतन परस्ती कोई अगर करेगा, वो रील मेरे देखने में आ गई, अगर ऐसी कोई दोबारा भी आएगी तो कोई बोले ना बोले, प्रियंका पांडे जरूर बोलेगी। अगर महिलाओं का मजाक उड़ाया जाएगा तो प्रियंका पांडे जरूर बोलेगी। उन्होंने कंटेंट बनाया, आपने शायद कल का देखा, मेरा नहीं देखा, एमपी पुलिस की वर्दी पहने हुए एक महिला। सर आप ये तो देखिए कि महिला पुलिस के जीवन में संघर्ष किस लेवल का है, कभी उसको तो टच कीजिए। आप अपने मजाक के लिए, अपने फॉलोवर्स के लिए, लाइक सब्सक्राइब के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हैं। आपकी जनता हंसनी चाहिए बस। आप ये तो देखिए कुणाल कामरा के बारे में क्या बोलेंगे? जब भी धर्मेंद्र बिलोटिया का ये विषय आ रहा है तो कुणाल कामरा तो काफी वीडियो बना रहे हैं और इस तरह के कंटेंट देते रहते हैं। मैंने नहीं देखा, मेरा ऐसा कहना है कि मेरे देखने में जब आएगा तो मैं तो ठोकूंगी, छोड़ूंगी नहीं। और मैं ही थी कि छपरी तो बोला ही था, मैंने सटोरिया भी बोला था। अनुराग द्विवेदी को आप शायद भूल गए, अनुराग द्विवेदी के वहाँ ईडी का छापा पड़ा, बहुत सारी लग्जरी करोड़ों की कारें बरामद हुई, काफी सारा केस बरामद हुआ, कहानी लंबी चलेगी। वो छपरी बोलने पे दर्द हुआ, क्यों नहीं बोला कि मैं किसी सटोरिया की शादी में नहीं गया था? बोलना चाहिए। ये जो आपने... कोई इल्जाम नहीं है, तो प्रूफ है, तथ्य है, सत्य है। सांच को आंच नहीं है, सांच को कोई आंच नहीं है। तथ्य बताया था मैंने कि एक सटोरिये अनुराग की शादी में उसके खर्चा पानी पर जो है ये दुबई गए, ये सत्य है, इसे वो नकार नहीं सकते, इसका प्रूफ है मेरे पास में बकायदा। कोई बात ऐसे ही नहीं करेंगे सर।
मतलब आपके इंदौर की थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी है और मैं अपनी हर जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ताकत से करूंगी और कभी भी भीड़ की चाहत मुझे नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो शुरू में आपके साथ लोग खड़े हो ना हो, बाद में लोग जरूर खड़े होते। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम, और रैपिड फायर राउंड में कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, कुछ नाम मैं आपको बोलूंगा, उन नाम पे आपका पहला रिएक्शन क्या आता है आपको ये बताना है। कुछ 4-5 नाम मैं आपको बोलूंगा। विधायक गोलू शुक्ला। पास, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती उनके बारे में। गोलू शुक्ला बहुत ट्रेंडिंग है और यहाँ मेरा सीधा सा कहना है कि मंदिरों में भी शादियां होती हैं सर, मंदिरों में शादियां होती हैं और गणपति को सबसे पहला निमंत्रण भेजा जाता है। गणपति से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, है ना, ये स्वयं महादेव की रचना है। ठीक है, खजराना गणेश में दर्शन किए, हमने भी कई बार किए, गर्भगृह में आपने भी किए। ऐसा नहीं है, जितने लोग रोस्ट कर रहे हैं ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि गर्भगृह में दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि होते ही नहीं है, होते तो हैं। तो ठीक है, किया तो गए तो आशीर्वाद लेने ही थे, तो ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके लिए बदनाम किया जाए। और 70 लाख के पटाखे, 80 लाख के पटाखे, सर एक पिता का सपना होता है अपने बच्चे की शादी, जिसकी जितनी चादर है वो उतने पैर पसारता है। गोलू शुक्ला का जितना सामर्थ्य था उनने उस सामर्थ्य से किया, किसी का आकलन हम कर ही नहीं सकते। वहीं मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने तो वो उनकी सादगी और समरसता है। हर व्यक्ति का अपना एक मापदंड है, एक अपना पैरामीटर है। गोलू शुक्ला जी ने सोचा होगा कि मुझे अपने बेटे की शादी भव्यता के साथ करनी। मैंने बोला ना कि बेटे की शादी, बेटी की शादी, एक घर का निर्माण और एक पहली गाड़ी। सर ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन का सपना होता है कि ये मुझे बहुत बेहतरीन करना है। एक छोटी सी अल्टो भी सर व्यक्ति खरीदता है ना तो उसके बहुत सारे अरमान होते हैं। आप दिन में रात भर नींद नहीं आती है, जिन सामान्य परिवारों में छोटी सी गाड़ी भी आती है। तो हर व्यक्ति का सर अपना तरीका है। दूसरा, पहला नाम मैंने आपको बताया, दूसरा नाम है विधायक रमेश मेंदोला। क्या आता है दिमाग में? जो द्वार पर जाएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। मैंने रमेश मेंदोला का वो व्यक्तित्व देखा है जब मैं पत्रकारिता के शुरुआती दौर में थी। नन्हे बच्चे उनके वहां जाते थे और बोलते थे कि दादा साइकिल नहीं है, स्कूल दूर पड़ता है। मैंने देखा है कि शायद हम अपने माता पिता से भी मांगते हैं तो परपंच जी इतना जल्दी कबूल नहीं होता, पर दादा को मैंने देखा है, पत्रकारिता से अलग हटके बोलूंगी, सामाजिक सरोकार का सबसे शानदार उदाहरण, सबसे अमिट हस्ताक्षर। शायद ही इस मध्य प्रदेश को रमेश मेंदोला जैसा नेता दोबारा मिल पाएगा, क्योंकि कॉपी सब लोग करते हैं भजन भंडारों में, पर व्यक्तित्व रमेश मेंदोला जैसा होना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं और कर्ण की भूमिका में रहते हैं। मुझे रमेश जी इसलिए भी पर्सनल पसंद आते हैं कि जो मेरे साथ है ना, तो वो दुर्योधन भी है तो भी साथ दूंगा, मैं कर्ण की भूमिका में रहूंगा, कभी पल्ला नहीं झाड़ूंगा। विधायक कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सबको साथ लेकर के चलने वाले जगत भाई साहब का एकमात्र उदाहरण वही है, कैलाश विजय। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सर, ऐसा नहीं है कि किसी नेता से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, पर कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने सबको साथ में लेकर के चले, लाखों की भीड़ में भी उन्हें पता है कि सुरेश कौन है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेता वो जब किराने की दुकान से उठ करके आज नगरीय प्रशासन मंत्री बने या पहले मंत्री बने या महापौर बने, तो तब से लगा कि अभी तक अगर अपने सभी समर्थकों को याद रखते हैं, नंदा नगर की 4 नंबर की गली में कौन सी भाभी जी रहती है, भाभी जी के वहां पर क्या तकलीफ है, ये भी कैलाश विजयवर्गीय को पता रहता है। डॉक्टर मोहन यादव, मैंने बीच में बोला आपको पार्टी, जी मोहन यादव के बारे में क्या विचार आता है? जब लॉटरी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी प्रदेश का मुखिया हो सकता है, ये शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी। और डॉक्टर मोहन यादव के धैर्य की मैं तारीफ करना चाहूंगी। जिंदगी में जब कुछ हासिल होना हो और मुझे पता हो कि मेरा कंफर्म टिकट है, उसके बावजूद चेहरे पर, ललाट पर किसी भी प्रकार की कोई भाव भंगिमा ना हो और सामान्य तरीके से व्यक्ति चुपचाप बैठा हो कि ठीक है देखते किसके नाम का अनाउंसमेंट होने वाला हो, उसके बावजूद जो धैर्य रखा और जब नाम अनाउंस हुआ तो चेहरा कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह जो है सभी से मिले। और 2 साल का कार्यकाल है, चुनौतीपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि उनके सामने एक विराट व्यक्तित्व शिवराज सिंह चौहान है, जिनको बहुत समय मिला। तो अगर किसी परिवार में पिता के गुजर जाने के बाद भी अगर सडनली बच्चे पे जिम्मेदारी आती है तो उसको भी उस छोटे से 5-6 लोगों के परिवार को चलाने के लिए समय लगता है, सीखने में। तो मोहन यादव जी भी
अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा नहीं करेंगे तो आप और हम पत्रकार हैं दिखाने के लिए, बोलने के लिए। और विपक्ष तो बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। जीतू पटवारी जैसा विपक्ष उनको मिला है, और दो धुरंधर मिले। एक तरफ जीतू पटवारी है, उधर उमंग सिंगार है, वो विधानसभा में पछाड़ते हैं, इधर जो है सड़क पर मोर्चा जीतू पटवारी बुलंद करते हैं। तो जब जो मोहन यादव जी अच्छा नहीं करेंगे तब तक चौथा स्तंभ तो बोलेगा ही बोलेगा, वरना विपक्ष तो है ही। नाम राशि का एक नाम ले लेते हैं, प्रियंका गांधी के बारे में क्या विचार रखती हैं आपकी? तो नाम राशि है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को बहुत पहले प्रमोट कर देना चाहिए था। कई बार क्या होता है कि हम पुत्रमोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि बच्ची में भी बहुत काबिलियत है। तो सोनिया गांधी जी यहाँ बच्चा खा गई। मुझे ऐसा लगता है, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, पर मेरा अनुभव और जितना मैंने राजनीति को समझा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय राहुल गांधी को प्रमोट किया गया था, अगर उसी समय प्रियंका गांधी को प्रमोट किया जाता तो उस वक्त लोग इंदिरा गांधी से वास्तव में कनेक्ट करते थे और एक महिला शक्ति के रूप में प्रियंका गांधी को देख रहे थे। अब बहुत स्ट्रगल है, तो अब सफर तो मुश्किल है। तो अब तो अंतिम नाम आपके सामने ले देता हूँ, धर्मेंद्र बिलोटिया जी। धर्मेंद्र बिलोटिया जी को सद्बुद्धि दें भगवान। आप बहुत अच्छा करिए, अच्छे मजाक बनाइए, अच्छे वीडियोस बनाइए। मेरा ऐसा मानना है कि इन्फ्लुएंसर की दुनिया में आप क्षितिज पर जाइए, पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाषा की मर्यादा अच्छी हो। आपका कोई भी कंटेंट भारत देश की संस्कृति और उसकी नैतिकता का पतन करने वाला ना हो, उसकी नैतिकता का हरण करने वाला ना हो, धर्म के खिलाफ ना हो। मजाक करिए, आपका कंटेंट बिकेगा। माल बिकता है साहब, ऐसा नहीं है माल बिकता नहीं है। आज तक का भी कंटेंट बिकता है और एक छोटे से चैनल का भी कंटेंट ज्यादा बिक जाता है। तो कंटेंट पर डिपेंड करता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि जमीन ही छोड़ दी जाए। आप जमीन छोड़ के वो बात करें जो करनी नहीं चाहिए। थारी जीजी की क्या होता है ये थारी जीजी की? तो ये समझ होनी चाहिए कि आप कोड कर रहे हो, आपकी मानसिकता में ही महिला विरोध है। तो उस मानसिकता से थोड़ा सा दूर हो जाओ, अच्छे मजाक करो, अच्छे कंटेंट बनाओ, आगे जाओगे। लास्ट में पॉडकास्ट को खत्म करते हुए ये पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो लड़ाई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की या इस तरह के कंटेंट जो आपने इस पूर्व में पॉडकास्ट में बोला कि हमने पहले भी जो बनाए हैं, और इसके अलावा अगर कोई वतन परस्ती की अगर बात करता है तो उसके खिलाफ कंटेंट बनाए जाते हैं, तो ये कंटेंट बनाना जारी रखेंगे या ये धर्मेंद्र बिलोटिया वाली लड़ाई तक सीमित रह के खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो अपनी जनता को जरूर बताना चाहूंगी मैं कि लगातार छपरी शब्द पर आपत्ति ली, उस सटोरी शब्द पर आपत्ति क्यों नहीं ली, वो एक बार एक्सपोज करना जरूरी है। और धर्मेंद्र बिलोटिया समेत जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बाहर देश में जाकर के, विदेशों में जाकर के भारत की छवि खराब करते हैं, उनके लिए केवल सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि धूल कितनी भी आसमान में उड़ जाएगी ना, आसमान गंदा नहीं कर पाएगी, कितना भी ऊंची जाए। ये भारत वो देश है जहां से खा रहे हो, जहां से फॉलोवर्स मिल रहे हैं, जहां से नाम मिल रहा है, जहां से शौहरत मिल रही है, जहां से इज्जत मिल रही है, जहां से पूजे जा रहे हो, उस देश को बदनाम मत करो। आजकल का युवा बना रहा है देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर जो बना रहा है, क्या वो भी वतन परस्ती ही माना जाएगा? आप शायद वो जो बोला था कि नेता इतना घोटाला, आप उसी से कोट करते हुए बोल रहे हैं। हाँ। एक जो दूसरा कंटेंट था आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि उसमें बोला कि ऐसी ऊंची इमारतें भारत में नहीं बन पाएंगी क्योंकि वहाँ घोटाला और ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है सर, भारत में बहुत कुछ है। भारत में भव्य राम मंदिर है, बुर्ज खलीफा उसके पैर की जूती भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे देश में भव्य राम मंदिर है। मुझे गुरूर है कि सालों साल संघर्ष किया, लेकिन डंके की चोट पर राम मंदिर बना, रामलला का मंदिर बना। उस मंदिर को देखो ना, बुर्ज खलीफा को क्या निहार रहे हो? बहुत कुछ है सर, अच्छा बहुत कुछ है हमारे देश में। हम निंदा ढूंढने जाएंगे, क्रिटिसाइज करने जाएंगे तो बहुत सारी, हमको अपनी माँ गंदी दिखेगी कि मेरी माँ खूबसूरत नहीं है, पड़ोस वाले की ऐश्वर्या राय है। पर मेरा ये सोचना है कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत है, उसने मुझे नाम दिया, पहचान दी, 9 महीने कोख में रखा, संस्कार दिए, शिक्षा दी। मेरे लिए मेरा वतन सबसे श्रेष्ठ है सर। मैं नेताओं का झंडा नहीं उठा रही हूँ, आपको फिर कहना चाहूंगी। जो कंटेंट बोला था कि ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें भारत में नहीं है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं देखी, क्या नहीं देखा? 150 करोड़ आवाम वाला देश है सर, तो आप उसकी तुलना दुबई से कर रहे हैं सर। आप समझिए तो सही, एक राज्य की तुलना आप एक राष्ट्र से कर रहे हो, जो संभव ही नहीं है। और हमको नहीं चाहिए बुर्ज खलीफा भैया। मैं तो मेरी राय रख रही हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहती हूँ। हम ये बड़े हॉस्पिटल्स और रामलला के मंदिर और बड़े बड़े एजुकेशन हब से हम खुश हैं। हमको नहीं, क्या करेंगे क्या बुर्ज खलीफा का, आप बताइए ना। जो कहते थे कि राम मंदिर की क्या उपलब्धि, अगर बन जाएगा तो क्या रोजगार मिलेगा क्या, तो डंके की चोट पर दिख रहा है कि रोजगार मिला कि नहीं मिला। आप अयोध्या जाकर के देखिए।
देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जो अभी हैं फिलहाल, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो काम कर रही है और दूसरी जगह कांग्रेस अपनी जगह संघर्ष कर रही है। सदन में कई वीडियो वायरल हुए हैं, हमने देखा है राज्यसभा में। भाजपा बहुत अच्छी नहीं है, बात यह कि कमजोर विपक्ष है। बहुत शुद्ध रूप से मैं बोलूंगी आपको कि भाजपा कोई बहुत मर्यादित बहुत अच्छी नहीं है, पर बात यह है कि जब जब दुश्मन कायर होगा ना, कमजोर होगा ना, तो सत्ता पक्ष हमेशा जो है वो शासन करता हुआ और आपको मजबूत स्थिति में ही नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष खुद ही बहुत तितिर है। आप देखिए ना, बिहार में अलायंस के साथ चुनाव लड़ते हैं, जैसे ही वहां शिकस्त मिलती है, पश्चिम बंगाल से ममता दीदी साइड हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं, भाजपा बहुत अच्छी नहीं है। बात यह है कि अच्छा विपक्ष नहीं है, मजबूत योद्धा सामने नहीं। एक अंतिम प्रश्न और आपसे, इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करेंगे। हाल फिलहाल की एक वर्तमान ब्रेकिंग हमने देखी, पिछले 2 दिनों से चल रही है। नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का जो हिजाब खींचा है, उसको लेकर बड़े विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो लोग हैं वो उस पर कहीं और गुना बड़े विवादित बयान दे रहे हैं कई नेता। इस विषय को किस तरह से देखती है? आपने महिला सम्मान की बात करी, धर्मेंद्र बिलोटिया पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेडिकल का कोई प्रोग्राम था ना, डॉक्टरेट के ऊपर। सर बहुत अच्छा काम किया उस महिला ने, बहुत संघर्ष से वो गुजरी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिजाब उतारने का तरीका गलत हो सकता है, पर नीयत गलत नहीं होगी। ये होगा कि पूरी दुनिया को दिखना चाहिए कि मुस्लिम समाज की इस लड़की ने समाज का कितना नाम गौरवान्वित किया। हिजाब हटाने के पीछे शायद नीयत यही रही होगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार हटा दी, अशोक गहलोत ने भी घूंघट उठा दिया था साहब। वो महिला शायद हिंदू थी, इसलिए इतना बवाल नहीं हुआ। क्या है कि ये हिंदू मुस्लिम की खाई में जानबूझकर बांटा जाता है। जनता जितनी इन्वॉल्व रहेगी ना, तो मुद्दों की बात ही नहीं करेगी। नहीं, पर खैर है तो महिला वो, और उसका हिजाब खींचना थोड़ी है, वो महिला थोड़ी बोल रही है कि मेरे साथ बेइज्जती की गई। नहीं, उसने तो नौकरी ज्वाइन करने से भी मना कर दिया। जो प्रमाण पत्र वो लेने गई थी, ज्वाइनिंग लेटर, वो तो उससे भी मना कर गई। और मैं तो बोलती हूँ कि अगर लगता है कि गलत हुआ है, अगर महिला के मन में है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं हिजाब में ठीक थी, तो एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ। आपने मेरे सोच की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मुस्लिम परिवारों में संघर्ष हमसे भी बहुत ज्यादा होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो अगर उस संघर्ष की सीढ़ियों को पार करके अगर आगे बढ़ी थी, तो अगर हिजाब उठाने की नीयत वो रही हो कि भैया पूरी दुनिया को दिखना चाहिए ये चेहरा कि इसने समाज को गौरवान्वित किया, तो अगर नीतीश कुमार की वो नीयत हो तो वो सैल्यूट के काबिल है। और अगर बेइज्जती करने के लिए की गई, मुस्लिम समाज की महिला का हिजाब उतार करके जान करके मुस्लिम समाज को बेइज्जत करने की कोशिश की गई, तो उस महिला के लिए समस्त मुस्लिम समाज को एक्शन लेना चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आपने रील बनाई थी इस पे? जी, इस विषय पर रील बनाई थी? नहीं, अभी नहीं बनाई। अभी नहीं बनाई, बना लेंगे, बहुत समय लगातार चलता रहेगा। आज मुझे नेशनल मीडिया पर ऐसे विषय 1-2 दिन में खत्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बहुत बेबाकी से आपको इस पे कंटेंट मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई विषय भाजपा को कोट करने वाला होगा या टारगेट करने वाला होगा तो प्रियंका पांडे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बनाया है, बनाएंगे और बनाते रहेंगे। फिर रिपीट करूंगी कि सब कुछ करना, धर्मेंद्र बिलोटिया हो या कोई भी सलोटिया हो, आप लोग दुबई या अमेरिका या लंदन जाके मेरे भारत की बुराई मत करना। सबको बर्दाश्त हो जाएगा। कुछ सिरफिरे हमारे जैसे भी होंगे जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलते रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।